ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? स्टूल एग्जामिनेशन। इसमें हम लोग स्टूल का फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, माइक्रोस्कोपिक नहीं, केवल फिजिकल। फिजिकल में क्या हम लोग देखते हैं? शेप, कलर, स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह चेक करते हैं। ठीक, स्टूल एग्जामिनेशन में क्या है, आप लोग को पता ही है, ह्यूमन फीसेस इज कॉल्ड एज स्टूल, इसीलिए स्टूल एग्जामिनेशन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? स्टूल को फीसेस या फीकल मटेरियल वो कर देना। ठीक है, तो स्टूल को हम लोग जानते हैं फीकस कहते हैं। ठीक, फीटस और फीकस अलग अलग चीज, ठीक, मिलता जुलता नाम, दोनों होते ही हैं, फीकस और फीटस। ठीक है, तो फीकस हमारा जो है बॉडी का वेस्ट मटेरियल हो गया, जिसे स्टूल कहते हैं। ठीक, इज अ प्लूरल ऑफ लैटिन टर्म मीनिंग रेसिड्यूस। रेसिड्यू मतलब बचा खुचा, रेसिड्यू मतलब बचा खुचा। तो फीसेस का मतलब ये होता था बचा खुचा, रेसिड्यू, जो लास्ट में बच जाए। तो हम लोग का डाइजेशन जब होता है, डाइजेशन में बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, जितना भी खाया वो मोस्टली तो एब्जॉर्ब कर लिया था, उसके बाद वेस्ट मटेरियल जो बचा खुचा है वो, उसीलिए लैटिन में फीसेस का मतलब ये नहीं होता कि स्टूल, फीसेस का मतलब होता है रेसिड्यू, बचा हुआ। लेकिन मेडिकल टर्म में फीसेस का मतलब स्टूल को ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब टेस्ट लिखेंगे तो स्टूल एग्जामिनेशन लिखेंगे, फीसेस एग्जामिनेशन नहीं लिखेंगे। फीसेस हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं, जैसे कहीं जाओ तो कहते हैं फीकल स्मेल आ रही है ना। जैसे बहुत दिन से सफाई ना हो, वहां पर क्या फीकल स्मेल नहीं आती? तो वहाँ स्टूल, ये थोड़ी ना कहेंगे स्टूल जैसी स्मेल है, फीकल स्मेल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हॉस्पिटल में कहीं कोई वोमिटिंग वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ सफाई नहीं, तो ऐसी वो कैसी स्मेल होती है? वो फीकल ही स्मेल कहते हैं उसको। ठीक, इट इज द वेस्ट रेसिड्यू ऑफ इनडाइजेस्टिबल मटेरियल ऑफ एन एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक्सपेल्ड थ्रू द एनस ड्यूरिंग डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब क्या हो गया? मोशन पास करना। ठीक, मेडिकल टर्म डेफिकेशन, पिछली बार भी बताए थे हम, पिछली बार बताया था ना, डेफिकेशन, यूरिनेशन, डेफिकेशन। ठीक है, मेकोनियम इज अ न्यू बॉर्न फर्स्ट फीकस। जानते हैं मेकोनियम के बारे में? देखा है मेकोनियम कभी? मेकोनियम जब नया नया बेबी बॉर्न होता है, ठीक है, तो वो ब्लैक कलर की, कैसी एकदम, नहीं, उस सबसे पहला फर्स्ट टाइम ब्लैक कलर का जो टार नहीं होता, टार, चारकोल, डामर जिसको बोलते हैं, उस तरह की मोशन पास करता है जब, ठीक है, उसको बोलते हैं मेकोनियम। ठीक, हमने मेलाइना बताया था, मेलाइना क्या होता है? आज स्टूल की बात कर रहे हैं तो स्टूल से रिलेटेड सब चीज बता रहे हैं। मेलाइना बताया था ना, भूल गए? मेलाइना ब्लड इन स्टूल बताया था। हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस क्या होता है? जब स्टूल से ब्लड आएगा तो मेलाइना, तो आप लिखोगे ना उसमें मेलाइना, क्या की लिखोगे? ब्लड इन स्टूल, मेलाइना। ठीक, जैसे किसी को कोलाइटिस हो जाता है, कोलाइटिस हो गया, इंटेस्टाइन में, रेक्टम में इन्फेक्शन हो गया, तो स्टूल के साथ ब्लड मिक्स आता है, तो मेलाइना। ठीक, मेकोनियम न्यूबॉर्न फर्स्ट फीसेस, फर्स्ट फीसेस, वो जो तुम बता रहे थे येलो ग्रीन जो करता है, वो तो बाद की बात है, सबसे फर्स्ट डिलीवर होने के बाद जब फर्स्ट बार वो डायपर में करता है, तो वो एक चिपचिपा डामर जैसा नहीं होता है, सेम टू सेम वैसे ही रहता है, तो वो मेकोनियम होता है। ठीक, समझ गए? और क्या बता रहे थे? स्कैटोलॉजी और कैप्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फीसेस। तो मल के फीसेस की स्टडी को बोलते हैं कैप्रोलॉजी, ठीक, या स्कैटोलॉजी।
अब इसमें क्या स्टडी हो जाएगी, फीसेस में क्या स्टडी हो जाएगी, फीसेस में स्टडी हो जाएगी बहुत से बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो फीसेस देख के बता देते हैं तुमको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पेशेंट से कहते हैं उसको लेते हैं ना सैंपल या फोटो खींच लेना, तो वो फोटो देख के फीसेस की स्टूल की, जैसे स्टूल एग्जामिनेशन लैब में आप लोग करते हैं, एक डॉक्टर है तो फीसेस की फोटो मंगाता है कि वो देख के बता देगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारी बॉडी क्या है, हमारी आईज, ठीक, हमारी स्किन, ये सब डिस्प्ले है हमारी बॉडी का, डिस्प्ले है कि नहीं। फीवर कैसे पता चलता है, ये चेक करके, टेम्परेचर कहाँ चेक करते हैं, ये डिस्प्ले पे भाई। थर्मामीटर या बगल में लगाते हैं, स्किन पे तो लगाते हैं, माउथ में लगाते हैं, टंग के नीचे, ठीक है। तो ये सब हमारा डिस्प्ले, आइस हमारी पीली हो जाता, कहते हैं आंख पीली हो गई, तो आइस भी क्या है, हमारा डिस्प्ले है, स्किन भी हमारा डिस्प्ले है। जैसे कोई गुस्सा रहता है, चेहरा लाल पड़ जाता है ना, तो क्या कैसे पता चल रहा गुस्सा है, या कोई शर्मिंदा होता है तो भी उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, ठीक है। तो चेहरा हमारा क्या है, हमारी स्किन क्या है, डिस्प्ले है। जब कोई घबरा जाता है या अचानक से कुछ ऐसी बात होती है तो ये गूस बम्प्स नहीं आते हैं, गूस बम्प्स, तो आप लोग को देख के लगता है जैसे आपने कोई बहुत बड़ी चीज देख ली, ऐसी कोई सरप्राइजिंग वाली चीज देख ली, तो गूस बम्प्स आते हैं ना, ये हेयर फॉलिकल इरेक्ट हो जाते हैं ना, तो हमारा बॉडी डिस्प्ले है। बाइल है, बाइल का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमारे यूरिन के थ्रू निकल जाता है वो, ठीक, एक्स्ट्रा, और स्टूल के माध्यम से भी निकल जाता है भाई। जो बाइल है हमारा, हमारे बॉडी में जो बाइल प्रोड्यूस हो रहा है डाइजेशन के लिए, बाइल का क्या काम है, डाइजेशन के, फैटी एसिड को डाइजेस्ट करना। तो वो अगर बाइल हमारे बॉडी में, बॉडी से बाहर निकल रहा है तो कहाँ से कैसे बाहर निकलेगा, एक्स्ट्रा बाइल यूरिन के थ्रू निकलेगा, यूरिनेशन के थ्रू, और डेफिकेशन के थ्रू निकलेगा। तो अगर यूरिन के थ्रू निकल रहा है, अच्छा बाइल का कलर आपको पता है कि येलो ग्रीन टाइप में होता है, ठीक है, थोड़ा येलोइश ग्रीन होता है, ठीक। यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो यूरोबाइलिनोजन, बाइल जो है हमारा गॉल ब्लैडर और लीवर में होता है बाइल, यूरिन के थ्रू निकल रहा है तो यूरोबाइलिनोजन, जिस वजह से यूरिन का कलर हल्का येलो सा रहता है, ठीक। इसमें निकल रहा है, स्टूल में निकल रहा है स्टर्कोबाइलिनोजन, ठीक। बाइल यूरिन से निकल रहा है, यूरोबाइलिनोजन, नाम रख दिया गया उसका ना, जैसे स्टूल का नाम अलग अलग रखा गया है, फीसेस भी कहते हैं, स्टूल भी कहते हैं, मेकोनियम भी कहते हैं, ठीक, मलाइना भी कहते हैं, तो हर तरह का स्टूल का नाम भी अलग है। तो वैसे ही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसीलिए बता रहे कि ये सैंपल भी डील करना पड़ेगा, मेडिकल लैब में ये भी सैंपल भी डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैंपल आता है तो उसका हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ना। कंपोजिशन क्या है, किसका कंपोजिशन, स्टूल का 3/4 वाटर, 1/4 सॉलिड, ठीक है। अनडाइजेस्ट एंड अनएब्जॉर्ब फूड, इसमें क्या होता है, अनडाइजेस्टेड, जो चीज हमारा शरीर पचा नहीं पाता वो क्या करता है, अपने पास नहीं रखता है, अनडाइजेस्ट, वो बाहर निकाल देता है, ठीक। और अनएब्जॉर्ब, वही बात है, अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब हो गया वो बाहर कहाँ निकलेगा, वो तो अंदर ही रह जाएगा ना, जो चीज एब्जॉर्ब नहीं हुई वो बाहर निकल जाएगी, ठीक। इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, म्यूकस, इसमें ये क्या मतलब समझते हैं, स्टूल में और क्या क्या होता है, इंटेस्टाइनल सेक्रीशन और म्यूकस। क्यों होता है इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, क्यों होते हैं, म्यूकस क्यों होते हैं, ये होता क्या है। म्यूकस देखो स्टूल को क्या देता है, लुब्रिकेशन देता है, जिससे एनस में फ्रिक्शन ना हो, ठीक, नहीं तो घाव हो जाएगा। इस वजह से स्टूल में थोड़ा फैट रहता है
और म्यूकस रहता है जो उसे स्मूथनेस देता है, ठीक, जिससे शरीर से बाहर आसानी से निकल जाए। इंटेस्टाइनल सेक्रीशन, जैसे म्यूकस लेयर है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, क्या होती है म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन की इंटरनल लेयर को। जैसे इंटेस्टाइन की वॉल है ये, इसके अंदर की तरफ म्यूकस लेयर होगी, वो क्या करेगी, म्यूकस सेक्रेट करेगी कंटिन्यू। जैसे हमारे मुंह में क्या सलाइवा आती रहती है, बार बार सलाइवा आती ताकि हमारा गला ना सूखे, हमारा मुंह ना सूखे, आती। जब खाना खाते हैं तब तो आती है, लेकिन उसके अलावा भी सलाइवा मुंह में रहता है ना, हर वक्त प्रेजेंट रहता है ना सलाइवा, हमारा मुंह ड्राई ना हो, ठीक। उसी तरह इंटेस्टाइन में हमेशा ये म्यूकस सेक्रीशन होता रहता है, ठीक, जिससे ड्राइनेस ना हो। और क्या होता है सेक्रीशन में, और क्या क्या होगा, ये हो गया म्यूकस सेक्रीशन लुब्रिकेशन के लिए। बाइल, पिगमेंट एंड साल्ट, वही स्टर्कोबाइलिन बोला था। बाइल ने क्या किया, बाइल सेक्रेट हुआ, उसने खाने को डाइजेस्ट किया, उसके बाद क्या बाइल वापस चला जाएगा लीवर में। वो बाइल उसने अपना काम किया, फूड को डाइजेस्ट किया, उसके बाद फूड के साथ में वो जो बाइल ब्रेकडाउन हुआ है वो निकल जाएगा बॉडी से बाहर। अगर बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है तो ब्लड में जाएगा, तो फिर वो अगर इंटेस्टाइन उसको बाहर नहीं निकालेगा स्टूल के माध्यम से तो ब्लड में वापस जाएगा। हमारी बॉडी में जो भी चीजें बढ़ जाती हैं सेक्रीशन, वो वापस ब्लड में जाने लगता है। वापस ब्लड में जाएगा तभी तो ब्लड टेस्ट में आएगा। भाई बाइल जो है अगर सेक्रेट नहीं हो रहा है, किसी वजह से रुक रहा है, और वापस ब्लड में जाएगा, हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आएगा, ठीक। समझ में आ रही बात सबको। बाइल, पिगमेंट और सॉल्ट ये भी आएगा स्टूल में, नॉर्मली प्रेजेंट रहता है। ये मैं एबनॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्टूल की बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें प्रेजेंट रहती हैं पहले। हाँ, इनकी मात्रा बढ़ जाएगी तो वो डिसीज बन जाती है, नॉर्मल तो रहता है। डिकम्पोज प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में कोई चीज, आपको पता है कि हमेशा सेल्स बनती बिगड़ती रहती हैं। हमारी इंटेस्टाइन, भाई लाखों करोड़ों सेल्स हमारी स्किन से रोज झड़ जाती हैं कि नहीं, गिर जाती हैं ना, तो केवल बाहर की गिरती कि अंदर भी गिरती होंगी। रिपेयर काम चलता रहता है ना, जिससे जो सेल्स पुरानी हो गई वो सेल्स मर जाती है, बूढ़ी होके मर जाती है सेल्स, वो भी कहाँ से निकलती हैं, स्टूल से और यूरिन से बाहर फेंक दी जाती हैं। अंदर म्यूकस लेयर है, वो म्यूकस तो अंदर एपिथेलियल सेल, वो भी तो दिन पे दिन बूढ़ी होकर मरती हैं, तो कहाँ से निकलती हैं, स्टूल के थ्रू निकल जाती है। तो स्टूल में हमें डिकम्पोज प्रोडक्ट मिलेंगे, बैक्टीरिया और इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, ठीक। बैक्टीरिया में क्या, लैक्टोबैसिलस वगैरह मिल सकता है। गुड बैक्टीरिया, हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। मना क्यों किया था, ज्यादा एंटीबायोटिक ना खाओ, हाई फाई एंटीबायोटिक ज्यादा ना खाओ, क्योंकि वो एंटीबायोटिक बुरे बैक्टीरिया को भी मारती है और अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती है। फिर अच्छे बैक्टीरिया मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे गट की इम्यूनिटी कम हो जाएगी। गट को पता है आप लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं, गट को सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं। गट को, गट मतलब हमारा पेट, उसे सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड हार्ट किसको बोलते हैं बॉडी में, काफ मसल, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे एंटीबायोटिक ज्यादा खाने से या कुछ गलत सलत खाने से। तो हमारे जब गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे तो हमें क्या हो जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाती है कॉमनली, पता है किसी को? अगर हमारे गट के गुड बैक्टीरिया किल हो जाएं, जैसे एंटीबायोटिक, कोई जब भी किसी को कोई बुखार आता है तो सीधे वो एंटीबायोटिक खा लेता है, अमोक्सिलिन सी भी खा ले रहा है सीधे 625 mg,
बार बार खा रहा तो क्या होगा? अब तो एंटीबायोटिक के साथ में लैक्टोबैसिलस मिल के आने लगी है, एलबी करके, मॉक्सिकैंड एलबी। अब साथ में दवा कंपनी साथ में गुड बैक्टीरिया लगा के दे रही है, ताकि ये एंटीबायोटिक पेट में जाएगी तो गुड बैक्टीरिया जितना मारेगी उतना लेकर जा रही है। वो टैबलेट के अंदर फ्रीज ड्राइड होता है, ठीक, फ्रीज ड्राइड बैक्टीरिया, मतलब उसको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म में डालते हैं, वो हमारे गट में जाके एक्टिवेट हो जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। तो आईबीएस की दिक्कत हो जाती है। आईबीएस जानते हैं, नाम सुना है? ज्यादा एंटीबायोटिक खाने से गुड बैक्टीरिया मर जाएंगे तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, आईबीएस। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने से क्या होगा? बार बार लैट्रिन जाना पड़ेगा। कुछ पेशेंट हैं जो बार बार जाते हैं, कहते हैं मैं जरा सा भी कुछ खा लेता हूं तो मुझे बार बार जाना पड़ता है। ज्यादातर 60 साल के ऊपर लोगों को दिक्कत होती है, यंगस्टर में कम होती है। 60 साल के ऊपर वाले ज्यादातर लोग कहते हैं, बूढ़े लोग, कि हम क्या मूंग की खिचड़ी खाते हैं, इसके ऊपर अगर हम कुछ खा नहीं पाते हैं, खा लेते हैं तो मोशन जाना पड़ता है, तो वो सुबह शाम खिचड़ी ही खाते रहते हैं, क्योंकि उससे हैवी चीज डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुड बैक्टीरिया भाई जैसे जैसे एज होती है सेक्रीशन बॉडी के क्या कम हो जाते हैं। यंग लोग ज्यादा खाना क्यों खा लेते हैं, अच्छे से पचा क्यों लेते हैं? क्योंकि सेक्रीशन ज्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे ऑर्गन हेल्दी हैं। ऑर्गन सेक्रीशन कहाँ से निकल रहा है? ऑर्गन से। ऑर्गन हमारे जितने अंदर ग्लैंड से, इंटेस्टाइन, मतलब उसमें हमारे गट में जितने पैंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, गॉलब्लैडर हो गया, ठीक, और हमारे स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, एचसीएल सेक्रेशन करने वाली ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, और तमाम एंजाइम्स जो खाने को पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो सब सेक्रेशन। अब जैसे जैसे ऑर्गन भी बूढ़ा हो रहा है, एज जैसे जैसे एजिंग हो रही है, 60 साल की उम्र हो गई, तो ऑर्गन भी काम करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे ना, 50% में 50% या 40% काम करना बंद कर देंगे, ठीक। तो सेक्रीशन भी कम हो जाएगा, सेक्रीशन कम हो जाएगा तो फूड भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और फूड एक तो वैसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था उनको, ऊपर से उन्होंने जब कई साल पहले खूब ढेर सारी एंटीबायोटिक खाई, डॉक्टर लिखता गया पर्चा भर भर के, वो खाते रहे, और बुढ़ापे में क्या दिक्कत हुई? आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो अब उनका जो गट है वो लोड नहीं ले पा रहा है, फैटी किसका, ज्यादा हाई प्रोटीन और हाई फैट वाली चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही उनको, क्योंकि लोड ही नहीं ले पा रहा है वो इंटेस्टाइन। थोड़ा बहुत गुड बैक्टीरिया हैंडल कर लेते थे, थोड़ा बहुत ये हैंडल कर लेता था, एंजाइम्स। अब एंजाइम्स का सेक्रीशन भी कम हो गया है एज के साथ, 60 साल उम्र होने के बाद, और गुड बैक्टीरिया भी मर गए, कम हो गए, ठीक है, जिसकी वजह से वो जैसे कि थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, एक रोटी से ज्यादा खा लेंगे, 2 रोटी खा लेंगे, तो मोशन उनके पास होने, क्योंकि वो वेट ले ही नहीं पाएगा इंटेस्टाइन। बाकी पूड़ी पराठा तो लोग खाते ही नहीं। ऐसे लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं? फ्रूट सैलेड ढूंढते हैं, ठीक है, या दाल चावल ढूंढते हैं, है ना? है कि नहीं? देखा है कि नहीं आप लोगों ने? जिन जिन लोगों के आईबीएस की दिक्कत होती है वो लोग शादी ब्याह में तो जल्दी जाते नहीं जाते पार्टी वगैरह में, और जो जाते भी हैं तो दाल चावल ढूंढते हैं या खिचड़ी ढूंढते हैं, मीठे में मूंग का हलवा ढूंढेंगे, ठीक है, तो उन्हें आईबीएस की दिक्कत रहती है। अब वो पार्टी में तुमसे बताएंगे थोड़ी ना हम ये सलाद क्यों खा रहे हैं या फ्रूट क्यों खा रहे हैं, कि हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक। बैक्टीरिया, इनऑर्गेनिक मटेरियल ये भी निकलते हैं, क्योंकि हम लोग जो भाई गुड बैक्टीरिया भी निकलते हैं, क्या सारे गुड बैक्टीरिया अंदर ही थोड़ी ना बैठे हैं, वो तो बनते रहते हैं ना। बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपनी नंबर्स बढ़ाते रहते हैं ना। बैक्टीरिया कॉलोनी में रहते हैं, हमारे गट में क्या बैक्टीरिया की कॉलोनी रहती है, 1-2 बैक्टीरिया थोड़ी ना है, सबकी कॉलोनी है। कुछ कॉलोनी पुरानी होती रहती, निकलती, नए नए बैक्टीरिया डेवलप होते रहते हैं, तो जो बैक्टीरिया भी मिलेंगे आपको, ठीक है, गुड बैक्टीरिया भी मिलेंगे और इन्फेक्शियस बैक्टीरिया भी मिलेंगे स्टूल में, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलेगा, ठीक, एपिथेलियल सेल्स भी मिलेंगे, ल्यूकोसाइड भी मिलेंगे। ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्यों मिलेंगे? देखो, आरबीसी मिलना गलत है, स्टूल में आरबीसी मिलने का मतलब है कि हमारा ब्लड लॉस हो रहा है,
WBC मिलेगा। WBC सब जगह मिलेगा आपको। क्यों WBC? क्योंकि एक WBC का एक फंक्शन होता है डायपेडेसिस। डायपेडेसिस जानते हैं आप लोग? WBC की प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक छोटे से छेद से बिल्ली नहीं निकल जाती है, उसी तरह ये जो WBC है वह छोटे से छोटे छेद से डायपेडेसिस के थ्रू मूव कर जाता है, वो वापस भी आ जाता है अपना काम करके, मतलब गया बैक्टीरिया को किल करके आ गया। जहां RBC नहीं जा पाती वहां WBC पहुंच जाती है। इसीलिए WBC आपको सब जगह मिलेगी। और उसका काम वैसे भी है, RBC का काम तो केवल ऑक्सीजन सप्लाई करना है, लेकिन WBC के पास बहुत काम है। मैं पूरी इम्यूनिटी WBC देख रही है। इसीलिए WBC हर कोने में पहुंच जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया भी हर कोने में पहुंच जाता है, तो WBC उसका पीछा करते करते पहुंच जाती है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। तो डायपेडेसिस ये फंक्शन है किसका? स्पेशल फीचर है WBC का। तो वो अभी ल्यूकोसाइट क्यों मिलेगा? फीसेस में, स्टूल में WBC क्यों मिलेगा? क्योंकि WBC जाएगा बैक्टीरिया को किल करने। तो जब बैक्टीरिया को किल करेगा, एक WBC ने मान लो 10 बैक्टीरिया किल करे, एक बैक्टीरिया ने 10, एक WBC ने 10 बैक्टीरिया किल करे, किल करते करते उसकी भी तो पावर खत्म होगी, वो भी तो डेड होगा कि WBC हमेशा अमर है। WBC भी किल होगा, मरेगा, यह है 10 को मार के मरेगा WBC, क्योंकि वो हमारी बॉडी की क्या इम्यूनिटी है। 10 बैक्टीरिया सेल्स मार के उसको फाइगोसाइटोसिस करके उसके बाद वो मरेगा। तो कहाँ उसका डेड पार्ट कहाँ निकलेगा? ल्यूकोसाइट्स कहाँ मिलेंगे? स्टूल में मिलेंगे। और कुछ एपिथेलियल सेल्स जो रिमूव हो रही है बॉडी से पुरानी होके, एपिथेलियल सेल भी निकलेंगी। प्रिकॉशन बिफोर कलेक्शन, स्टूल एग्जामिनेशन के लिए जो कलेक्शन के पहले क्या प्रिकॉशन होगा? पेशेंट शुड अवॉइड द फॉलोइंग थिंग्स फॉर एट लीस्ट 48 घंटे पहले उसे क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक, 2 दिन पहले उसको, जैसे स्टूल की जांच करानी है, 2 दिन पहले उसे क्या करना है? 48 घंटे पहले। मिनरल ऑयल, बिस्मथ, नॉन एब्जॉर्प्शन, एंटी डायरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स etc। ठीक, ये सब चीजें ना ली हो उसने 48 घंटे पहले। ठीक है। पेशेंट शुड नॉट हैव बेरियम सोलो एग्जामिनेशन बिफोर स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन। ठीक, स्टूल का रूटीन एग्जामिनेशन के पहले उसने बेरियम सोलो न किया हो। बेरियम पता है? बेरियम मील टेस्ट होता है। जैसे एक पेशेंट को डॉक्टर ने तमाम जांचें लिखी, उसमें स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन में लिख दिया, स्टूल का आर ही लिख दिया रूटीन एग्जामिनेशन, और साथ में वो भी लिख दिया बेरियम मील टेस्ट। बेरियम मील टेस्ट पता है? बेरियम मील टेस्ट नहीं पता? बेरियम मील टेस्ट भी लिख दिया। तो बेरियम मील टेस्ट पेशेंट ने बेरियम मील टेस्ट पहले करा लिया, तो अगले दिन जाके स्टूल का एग्जामिनेशन करा लिया, तो गलत है। अगर बेरियम मील टेस्ट उसका हुआ है, उसके 2 दिन बाद ही वो स्टूल का एग्जामिनेशन देगा। बेरियम मील टेस्ट ये होता है, बेरियम क्या है? पीरियोडिक टेबल पढ़ा है? बेरियम क्या एक मेटल है? पीरियोडिक टेबल में बेरियम मिलेगा आपको, मेटल है। बेरियम एक मेटल है जिसको हम लोग डाई की तरह यूज करते हैं, उसको घोल के पिला दिया जाता है। तो बेरियम क्या हमारे शरीर को नुकसान करता नहीं है, ठीक, लेकिन एक्सरे में बेरियम आ जाता है। जितने भी मेटल हैं एक्सरे में क्या आता है? हार्ड मटेरियल का एक्सरे में आ जाता है। तो पेशेंट के हमें जब देखना होता है कि गट में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो जैसे कोई रास्ते में रुकावट है, खाने की नली में रुकावट है, तो डॉक्टर ने मरीज कह रहा है कि मैं जैसे ही कुछ खाता हूं तो मुझे उल्टी हो जाती है, यहाँ पे आने के बाद नीचे नहीं जाता है, उल्टी हो जाती है, तो और यहाँ दर्द भी रहता है उसे, तो डॉक्टर क्या कहेगा? अब एंडोस्कोपी या तो करेगा, कैमरा डाल के देखेगा क्या दिक्कत है, या क्या करेगा? बेरियम मील टेस्ट करा लेगा। बेरियम मील टेस्ट में क्या होगा? उसे बेरियम का लिक्विड पिलाया जाएगा, ठीक, बेरियम डाई आती है। उसके बाद उसको पिलाने के बाद तुरंत एक्सरे के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद एक्सरे पिक्चर ली जाएगी। उसमें क्या होगा? बेरियम अब उसकी एक्सरे में इसोफेगस तो आती नहीं है ना, ये हमारा ये आता है एक्सरे में, क्या सॉफ्ट टिश्यू नहीं आते ना,
इंटेस्टाइन, स्टमक, और ये हमारा इसोफेगस, ये तो नहीं आता है। तो बेरियम जब पी लेगा तो वो फोटो खींच जाएगी उसकी एक्सरे में, एक्सरे में आ जाएगा बेरियम। तो जहां जहां बेरियम गया है मतलब वहां वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ठीक। जहां बेरियम गायब दिखेगा, जैसे यहां से यहां तक बेरियम गया, ये इसोफेगस है। अब इस पेशेंट को बार बार उल्टी हो रही थी, ठीक, खाना निगला नहीं जा रहा था, गले में दर्द था। अब बेरियम यहां गया, लेकिन जब एक्सरे हुआ तो बीच में जहां मैंने अंगूठा रखा है, यहां इतने पार्ट में बेरियम नहीं दिख रहा आपको। तो बेरियम नहीं दिख रहा मतलब यहां बेरियम नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे कोई हार्ड मास है, उसकी जगह आपको एक बेरियम की पतली लाइन दिख रही है, मतलब बेरियम यहाँ पे तो पूरा आया, यहाँ साइड से निकल गया जगह कम होने की वजह से, और फिर नीचे पूरा फिर दिख रहा है। तो बीच में मतलब ऑब्स्ट्रक्शन मास बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर बेरियम मील टेस्ट, एक्सरे रिपोर्ट देखेगा बेरियम मील टेस्ट वाला, तो कहेगा इसमें आपके खाने की नली में कुछ रुकावट है, इसको सर्जरी करके हटाना पड़ेगा, ठीक। तो ये बेरियम मील टेस्ट इसलिए होता है, ठीक। अब पेशेंट को पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर एक ही टेस्ट तो लिखेगा नहीं, 3-4 टेस्ट लिखेगा, ठीक है। बेरियम मील टेस्ट भी लिख रहा है और रूटीन एग्जामिनेशन भी लिख रहा है। तो ठीक वही लिखा है कि 48 घंटे पहले हो, उस कम से कम उसके पहले ही हो जांच, ठीक है। बेरियम वाला अगर लिया तो उसके 48 घंटे बाद ही रूटीन एग्जामिनेशन हो, क्योंकि हमें नॉर्मल चीजें चाहिए ना, रूटीन एग्जामिनेशन में उसका रूटीन की चीजें चाहिए, और बेरियम का रूटीन की चीज थोड़ी ना उसको, वो तो स्पेसिफिक टेस्ट है। अवॉइड आयरन कंटेनिंग ड्रग। अब कोई पेशेंट है आयरन की गोली खा रहा है रोज रोज, एक डॉक्टर ने बोल दिया तुम्हारे खून की कमी है, तुम आयरन की गोली खाओ, किसी भी डॉक्टर ने बोल दिया, चाहे उसके बगल में झोला छाप डॉक्टर, उसने कह दिया कि भाई कभी जब कमजोरी लगे तो खा लिया करो एक आयरन गोली रोज, होता है ना ऐसा। और पेशेंट ने आपको बताया नहीं कि हमारी कोई दवा भी चल रही है, तो उससे पूछ लोगे कोई दवा तो नहीं चल रही है, तो 48 घंटे पहले उसने ये सब चीजें ना ली हो, ठीक है। अवॉइड आयरन कंटेनिंग ड्रग, मीट, फिश, etc फॉर एटलीस्ट 48 आवर। ये क्यों मना किया गया मीट और फिश 48 घंटे पहले? अरे बताओ, तुम लोग बोलते काहे नहीं हो यार। ये 48 घंटे पहले चलो ड्रग्स मना करी गई, मीट और फिश क्यों मना करी जाती है? फिर स्टूल में ज्यादा फैट और ज्यादा प्रोटीन दिखाएगा, फिर ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन ज्यादा फैट स्टूल में आना नहीं चाहिए। अगर वो पहले से खा के बैठा है ज्यादा फैट, तो फिर वो चीजें वो ट्रेस हो जाए, गलत ट्रेस हो जाएगा फिर, ठीक है। बिफोर स्टूल, अवॉइड आयरन कंटेनिंग ड्रग मीट फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर स्टूल फॉर अकल्ट ब्लड। इन कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स यूज ओनली नॉन रेसिडुअल प्रोजेक्टिव। अच्छा, जो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन हो, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, वो लोग भी ऐसी दवा लें जो मतलब जांच में ना आए, ठीक है। नॉन रेसिडुअल प्रोजेक्टिव, कुछ दवाइयाँ प्रोजेक्टिव कैटेगरी की होती हैं जो उसमें स्टूल एग्जामिनेशन में आ जाएंगी, जैसे लैक्टुलोस वगैरह पी लेगा तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और भी आती हैं, सोडियम पिकोसल्फेट वगैरह आता है, तो सोडियम पिकोसल्फेट वगैरह उसमें सोडियम ट्रेस हो जाएगा, लैक्टुलोस नहीं ट्रेस होगा, है ना। जैसे किसी कंस्टिपेशन है, वो रोज रात को दवाई पीता है तभी उसकी लैट्रिन होती है, मोशन पास होता है, ठीक है। तो उसने लैक्टुलोस पिया होता तो ठीक भी है, ठीक। और लेकिन अगर वो सोडियम पिकोसल्फेट भी एक दवा आती है, वो भी कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है, तो उस तरह की चीज ना ली हो, सोडियम पिकोसल्फेट। अरे पेशेंट जब आता है तो उसको सिरप लिख दिया हमने लैक्टुलोस का, अब पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब ये वाला सिरप बहुत पी चुके हैं, हमको नहीं आराम होता इससे, तो उसको दवा बदल के देते हैं ना, मतलब लैक्टुलोस नहीं फायदा कर रही, तो पिको सोडियम पिकोसल्फेट पड़ा होता है, पिकोलैक्स दे दिया हमने, ठीक, पिकोलैक्स नाम से आती है।
वो भी पीको मतलब सोडियम पीको सल्फेट पढ़ा, लैक्स मतलब लैक्सेटिव। ठीक, तो ये सैंपल लेने के पहले ये सब चीजें पता हो। कलेक्शन, पेशेंट इज आस्क्ड टू पास स्टूल इन अ क्लीन कंटेनर। पेशेंट को क्लीन कंटेनर में स्टूल पास करना है, ठीक, डिब्बी लेकर जाएगा। स्टूल शुड बी कलेक्टेड इन स्टेरलाइज वाइड माउंटेन कंटेनर। चौड़े मुंह का डब्बा हो, कंटेनर जो देते हैं यहाँ से ट्रांसपेरेंट वाली, वाइड माउंट होता है, ठीक है। लूज लास्ट पोर्शन कंटेनिंग म्यूकस ब्लड etc इज नॉट टू बी कलेक्टेड इन वाइड माउंटेड बॉटल, ठीक है। जैसे लूज है, उस लूज और म्यूकस ब्लड कंटेन है तो उसे नॉट ब्लड etc इज टू बी कलेक्टेड इन अ वाइड माउंटेड बॉटल। अब इस तरह का लिक्विड है, उसका जो है स्टूल का एग्जामिनेशन लिक्विड है, तो वो तो अगर पतले मुंह का कंटेनर होगा तो कैसे उसमें रखेगा वो, इसीलिए चौड़े मुंह का कंटेनर होना चाहिए। शुड बी अनकंटामिनेटेड विद यूरिन और एनी अदर बॉडी सेक्रेशन, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब हो गया, बताओ भैया, कोई बताएगा? शुड बी अनकंटामिनेटेड विद यूरिन और एनी अदर बॉडी सेक्रेशन। हाँ, स्टूल में कुछ और नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को ये सब नहीं पता है, पेशेंट तो तुम मांगोगे वो दे देगा अपने हिसाब से, अपने हिसाब से देगा, वो ज्यादा देगा, कम नहीं देगा, ज्यादा ही देगा, भर भर के। देखे हो ना? सर आपने जो प्रैक्टिकल फाइल के लिए बोला है ना वो नहीं तो क्या हुआ, बनाओ। बनाया नहीं। अरे सर प्रैक्टिकल में दो ही सब्जेक्ट है, दो ही फाइल है। ऐसा नहीं है, सर पीके से बोल नहीं गया है। वो तो बनानी ही बनानी है, सर आपकी बनानी है। हमारी बनानी है। हाँ, आ गया। हाँ हाँ, पता है मुझे।